दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के नए एपिसोड में। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को सामने हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ। उसका जो कारण है वो ये है क्योंकि दिवाली और छठ पूजा लास्ट संडे को थी, उससे पहले दिवाली थी, तो मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया। फेस्टिवल सीज़न चल रहा था और इस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि आप लोग के लिए नया वीडियो लेकर के आया हूं और आज इस वीडियो में हम जानेंगे ई कॉमर्स की मार्केटिंग के बारे में। किस तरीके से आप ई कॉमर्स की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, किस तरीके से ई कॉमर्स की मार्केटिंग स्टार्ट होती है। और अगर आप एक फर्म वाले हैं, यानी कि आपका एक डिजिटल मार्केटिंग का फर्म है, या फिर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, फ्रीलांसर हैं, और आपके पास ई कॉमर्स के क्लाइंट जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर आप ई कॉमर्स के क्लाइंट के लिए काम करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा है, तो किस तरीके से आप उनके लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना करके और उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमने अपने इस ई कॉमर्स मार्केटिंग की वीडियो को 8 अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। 8 अलग अलग जो है टॉपिक्स होते हैं जिनके बेसिस पे ई कॉमर्स मार्केटिंग या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जो है, ई कॉमर्स बिजनेस की जो है ब्रांडिंग होती है, मार्केटिंग होती है। तो चलिए हम एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहला जो है वो है नीश ऑफ द बिजनेस। नीश ऑफ द बिजनेस यानी कि बिजनेस जो है वो किस नीश में है। क्या वो ई कॉमर्स जो बिजनेस है वो किसी स्पोर्ट्स का ब्रांड है, यानी वो स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज या फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड इक्विपमेंट्स जो है सेल करता है, या फिर ज्वेलरी का बिजनेस है, या फिर क्लोथिंग बिजनेस है, किस तरीके का बिजनेस है, ये आपको समझने की जरूरत है। अब इसका बेनिफिट क्या है? सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है दोस्तों वो है टारगेट ऑडियंस। यानी कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, आपको किन लोगों के सामने जो है मार्केटिंग करना है, आपको किन लोगों के पास जो है इस ब्रांड को शोकेस करना है, चाहे वो गूगल ऐड के थ्रू हो, चाहे फेसबुक ऐड के थ्रू हो, किसी भी तरीके से। दूसरा जो है दोस्तों वो ये है सेट इन द बजट। अब इसका सेट इन द बजट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों क्या होता है कभी कभी कि जब कभी कभी नहीं, मतलब आप ये समझ लो कि अनुमान तौर पे जो हमारा एक्सपेंस है कि जितना ही महंगा सामान होता है उतने ही पैसे खर्च होंगे उसके क्लाइंट को लाने में, उसका कन्वर्जन क्रिएट करने में, उसका कन्वर्जन करवाने में, उसका सेल कराने में। जैसे अगर 500-600 रुपए की कोई टी शर्ट है तो उसको बेचना जो है थोड़ा सा आसान है क्योंकि उसको ज़्यादा लोग खरीद सकते हैं। लेकिन अगर कोई 50,000 की टी शर्ट है, 50,000 का कोई पैंट है, तो उसको जल्दी से कोई नहीं खरीदेगा। उसको बेचने के लिए आपको बिल्कुल जो है स्पेसिफिक यूज़र तक पहुंचना पड़ेगा। तो आप अपना बजट सेट कर सकते हो कि भाई मेरा जो है आप जो बिजनेस है, जो ई कॉमर्स है, जिसकी आपको मार्केटिंग करनी है, तो उसका नीश और उसका नेचर, ठीक है, नेचर यानी उसका नेचर क्या है, उसका नीश क्या है। जब आप भी समझ जाएंगे कि लग्जरियस ब्रांड है या फिर कॉमन ब्रांड है, इजी टू गेट ब्रांड है, तो ये जब आप समझ जाएंगे तो आप जो है बजट जो है सेट कर पाएंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होता है नेचर को समझना, नीश को समझना। तीसरा जो दोस्तों इसमें आता है वो ये कि ऑनलाइन जो है प्रेजेंस, जब आप नीश समझ लेंगे तो आप इसका ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करने में आपको हेल्प होगी। यानी कि आपको जो है ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, या फिर इमेजेस, पोस्ट्स, ठीक है, कंटेंट। तो इन सारी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए आप इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप ऑनलाइन प्रेजेंस बनाएंगे। ई कॉमर्स बिजनेस का जो भी बिजनेस है, जो कि ई कॉमर्स कंपनी है जो कि आपसे मार्केटिंग कराना चाहती है, तो जब आपको नीचे समझ में आ जाएगा तो आप उसका ग्राफिक्स किस तरीके से बनना चाहिए, कि इसको अप्रोच करना है तो कितना कैची होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें जो है आप डिफाइन कर पाएंगे ऑनलाइन प्रेजेंस के थ्रू। अब ई कॉमर्स में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोस्तों गूगल माई बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। गूगल माई बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती ई कॉमर्स के लिए, ठीक है। अगर सर्विस बेस जो है काम है तो वहाँ पे होता है, लेकिन प्रोडक्ट बेस ई कॉमर्स जब करना है तो ई कॉमर्स है ही, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही वो चीज़ों को देख कर सकता है, क्योंकि ऑनलाइन सेल होगा। तो गूगल में बिजनेस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो कि नेचर ऑफ द बिजनेस को समझते हैं, हमें जो है इसका बेनिफिट मिलता है अगर आपने बिजनेस का नेचर जो है, नीश जो है, उसको समझ लिया है तो। अब दोस्तों जो अगला हमारा पॉइंट है वो है वेबसाइट एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। यानी कि जिस भी ई कॉमर्स
बिजनेस के लिए आप मार्केटिंग करने वाले हैं, क्या उनकी मार्केटिंग उनके अपने वेबसाइट के लिए करनी है, या फिर उन्होंने किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करा हुआ है जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इनमें से किसी वेबसाइट पर लिस्ट करा हुआ है और आपको वहाँ पे उनकी मार्केटिंग करनी है। तो जब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग होगी तो स्पेसिफिकली उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग जो है हमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनानी होगी। जैसे अमेजोन की बात करें तो A+ पेजेस बनाने होते हैं, कॉम्बोज बनाने होते हैं, अलग अलग ऑफर्स निकाल सकते हो आप वहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग कि वहाँ पे किस तरीके का एल्गोरिदम है उस प्लेटफॉर्म का, उसके अकॉर्डिंग जो है आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हो। लेकिन जब हम वेबसाइट की बात करते हैं दोस्तों, तब हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की जो है रिक्वायरमेंट होती है समझने की। सबसे पहला जो होता है वो होता है कीवर्ड्स फॉर SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब जब मैंने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात की तो यहाँ पे भी आपको कीवर्ड्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वहाँ पे भी कोई जाएगा तो ये सर्च करेगा कि लहंगा फॉर वेडिंग, या फिर लहंगा फॉर टॉल गर्ल, या फिर आप ये कह सकते हो कि शर्ट्स फॉर किड्स, T-शर्ट्स फॉर किड्स, स्वेटर्स फॉर किड्स। तो इस तरीके की जो है कीवर्ड्स बनती है और इन्हीं कीवर्ड से जो है वेबसाइट्स वगैरह पे हर जगह सर्च किया जाता है। अब जनरली क्या होता है कि ये कीवर्ड्स वाला जो पोर्शन है वो वेबसाइट में भी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन क्या होता है कि जब लोग SEO करते हैं, ठीक है, जब मार्केटर्स SEO करते हैं तो गलती एक उनसे क्या हो जाती है कि वो लोग ना प्रोडक्ट का SEO कर देते हैं। प्रोडक्ट SEO यानी कि इमेज SEO कर देना, उसके रिगार्डिंग उसका जो नाम है उससे SEO कर देना, वो कर देते हैं, लेकिन वो सरासर जो है गलत है। प्रोडक्ट SEO जो है गलत है। यहाँ पे जो हमें SEO करने की ज़रूरत है वो करने की ज़रूरत है कि सर्च टर्म्स क्या है, जैसे कि वेडिंग्स हो गया, वेडिंग ड्रेसेस, विंटर क्लोथिंग, विंटर सीजन ड्रेसेस, स्वेटर्स, ये सारी चीज़ें जब आप इन सारे और कैटेगरी का क्या कैटेगरी है, जैसे मैन T-शर्ट्स फॉर मैन ये कैटेगरी हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि जैसे हमने बात किया कि पैंट्स और ट्राउजर्स हो गया, तो ये अलग अलग कैटेगरीज है, ट्राउजर्स फॉर मैन, ट्राउजर्स फॉर वुमेन, है ना, कैटेगरी। जैसे मैन क्लोथिंग ब्रांड का मान के चलो आप मार्केटिंग कर रहे हो, मैन, वुमेन, ठीक है, तो यहाँ पे ट्राउजर्स, यहाँ पे T-शर्ट वुमेन का जो है आपने कर दिया, सूट, लहंगा। तो जब इनकी बात कर रहे हो आप तो ट्राउजर्स फॉर मैन, इस पे आपको काम करने की जरूरत है। प्रोडक्ट की SEO करने की जरूरत नहीं है। ट्राउजर फॉर मैन, T-शर्ट्स फॉर मैन, या फिर सूट्स फॉर वुमेन, लहंगा फॉर वुमेन, इन कीवर्ड्स कैटेगरी का जो है आप क्या कहते हैं SEO करेंगे, तब जाके आपको बेनिफिट होगा। अब हम समझते हैं अगला पॉइंट। हमारा अगला जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वेबसाइट पे हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हो, कहीं पे भी हो, वो होता है आपका क्या कहते हैं प्रोडक्ट डिस्प्ले, यानी कि आपका प्रोडक्ट कितनी अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपका प्रोडक्ट सही तरीके से सामने वाले को दिखेगा तभी वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेगा। अगर उसका प्रोडक्ट सही तरीके से आपका प्रोडक्ट उसको सही तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है, चीज़ें उसको समझ में नहीं आ रही, क्लैरिटी नहीं है, पिक्सल फट रहे हैं, कुछ भी इशू हो रहा है, तो वो आपके प्रोडक्ट को परचेस करने से जो है बचेगा। तो प्लीज़ इन दो चीज़ों का जो है हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये वो पॉइंटर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि जब हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाएंगे किसी भी ई कॉमर्स के लिए, तो इन बातों का जो है हम सबसे ज़्यादा जो है ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो एक डिजिटल मार्केटर होने के नाते आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप सेलिंग को भी समझें कि किस तरीके से प्रोडक्ट को जो है सेल करना है, साथ ही साथ सेल्स को कैसे बढ़ाना है। सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करना आपका काम नहीं है एज अ मार्केटर, आपका काम जो है सेल्स को बढ़ाना है। तो दोनों चीज़ें आपके लिए रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपको अपने माइंड में क्या रखना है कि इट इज़ नॉट वन टाइम, यानी कि आप जो भी सेल कर रहे हो, किसी क्लाइंट को लेकर के आ रहे हो मार्केटिंग के थ्रू, तो वो आपका सिर्फ वन टाइम कस्टमर नहीं बनना चाहिए, वो आपका लॉन्ग टर्म कस्टमर बनना चाहिए, वो लंबे टाइम तक आपसे जुड़ा रहना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हम जो है दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा जो है इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमें दो चीज़ों को समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक है APV और दूसरा है LPV। APV मतलब एवरेज परचेस
वैल्यू, और LPV का है लाइफ टाइम परचेस वैल्यू। एवरेज परचेस वैल्यू और लाइफ टाइम परचेस वैल्यू, इन दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं एवरेज परचेस वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये खर्च किया, 100 रुपये खर्च करके आपने किसी क्लाइंट को बुलाया, ठीक है, उस क्लाइंट ने आपके पास से जो है मान के चलो 500 रुपये का सामान परचेस करा। तो जब उसने आपके पास से 500 रुपये का परचेस करा और उसके बाद आपने थोड़ा उसको कुछ और बेनिफिट दिखाते हुए, कुछ कॉम्बो सेल करते हुए, कुछ अपने रिवार्ड देते हुए आपने कुछ और पैसा दिया और उसने आपका जो है 500 की जगह 500 की 2 और चीज़ें ले ली, ठीक है, अपने साथ साथ 2 और लोगों के लिए वो प्रोडक्ट परचेस कर लिया, या फिर 500 का सामान भी लिया और साथ ही साथ 700-800 रुपये का कुछ और सामान भी लिया। तो मान के चलो 800 रुपये का अगर आपसे सामान लिया तो उस पर्टिकुलर बायर ने आपसे जो है टोटल 1800 का, ठीक है, 1800 का आपसे प्रोडक्ट परचेस कर लिया और आपको मान के उसका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी कि कैक कितना लगा आपका? सिर्फ 100 रुपीज़, ठीक है। तो ये उसका एवरेज परचेस वैल्यू था कि आपने कितना पैसा खर्च किया और उसके बाद उसने कितना जो है परचेस करा, कितने का टोटल जो है परचेज आपसे करा। लाइफ टाइम परचेस वैल्यू यानी कि सेम कस्टमर पूरे अपने लाइफ टाइम में, यानी कि जब तक वो आपसे कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल साल भर में, 1 साल का हमने लाइफ टाइम परचेस वैल्यू निकाला, तो साल भर में उसने आपसे जो है आपका जो मार्केटिंग इतना अच्छा है, आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि उसने आपसे रेगुलर जो है परचेजिंग करी और पूरे साल का उसका जो मान के चलो 50,000 का उसने जो है आपसे प्रोडक्ट परचेज कर लिया। तो जब उसने आपसे 50,000 का प्रोडक्ट जो है परचेज कर लिया तो ये हो गया आपका लाइफ टाइम परचेस वैल्यू 1 साल के अंदर। तो ये इन दो चीज़ों को जो है इंपॉर्टेंस हमें देनी होती है जब भी हम सेल्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे 2 और इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है दोस्तों, वो की है सबसे पहला जो है दोस्तों वो है अप सेलिंग। अप सेलिंग क्या होता है? अप सेलिंग जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पॉपकॉर्न वाले एग्जाम्पल आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा कि वो लोग क्या गेम करते हैं कि स्मॉल वाला जो है वो 50 रुपये का, ठीक है, और जो मीडियम वाला होता है वो आपका 100 रुपये का कर देते हैं, नहीं 50 का कर देते हैं, मीडियम वाला जो है 70 रुपये का कर देते हैं, और जो लार्ज वाला है वैसे वो लार्ज वाला जो है वो 100 रुपीज़ का कर दिया। अब यहाँ पे देखो, स्मॉल 50 रुपये, मीडियम 70 रुपये, लार्ज 100 रुपये। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? आप सोचोगे यार 50 रुपये 20 रुपये बढ़ रहे हैं, 100 रुपये का ही खरीद लेते, तो 70 रुपये का ही खरीद लेते, मीडियम वाला खरीद लेते। ये जो होता है ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पॉपकॉर्न वाले काफ़ी बार, पॉपकॉर्न ही नहीं काफ़ी सारे ब्रांड्स जो है इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हैं। तो ये क्या है? ये एक अप सेलिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। यानी यहाँ से आपको कि आप परचेज 50 का खरीदने वाले थे, आपने सीधे 70 रुपये का सामान जो है खरीद लिया। तो सीधे जैसे आपने 70 रुपये का सामान खरीद लिया, ये क्या हो गया? अपसेलिंग हो गया। सेम चीज़ हमें डिजिटल मार्केटिंग में करने की ज़रूरत होती है। यानी कि आपके पास कोई क्लाइंट आया और उसको आप 5,000 का जो है प्रोडक्ट जो है बेच रहे हो या कुछ शो कर रहे हो 5,000 का, और 5,000 का प्रोडक्ट ना लेकर के उसने सीधे आपसे 10,000 का, यानी कि 10,000 रुपये का उसने आपसे जो है प्रोडक्ट खरीद लिया। कैसे खरीदा? आपके मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को, सॉरी, उसने 5,000 का प्रोडक्ट ना खरीद करके आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की वजह से उसने आपके 10,000 का प्रोडक्ट खरीद लिया। आपने कुछ और बेनिफिट्स उसको दिखाए, कुछ और जो है अपने फीचर्स अपने प्रोडक्ट्स के ज़्यादा दे रहे हो आप यहाँ पे, या कुछ और एक्स्ट्रा उसको सीखने को, जानने को, या उसके अंदर वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो उसने 5,000 का प्रोडक्ट ना खरीदने की वजह 10,000 का खरीद लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? अप सेलिंग होगी। सेकेंड जो है दोस्तों वो है क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग यानी कि क्रॉस सेलिंग आप लोगों ने अमेजोन पे देखा होगा, है ना, कि जैसे कोई फ़ोन परचेस करने आया तो नीचे कॉम्बो दिखा देते हैं कि यू कैन बाय दिस फ़ोन कवर विद दिस फ़ोन। बहुत सारे लोग इसको खरीद रहे हैं, है ना, फ़ोन कवर के साथ जो है फ़ोन को खरीद रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि लोगों को वो आपने कॉम्बो दिखाया और आपने क्रॉस सेलिंग करा है कि फ़ोन भी खरीदा उसने और साथ ही साथ जो है उसने कवर भी खरीद लिया। तो ये एक क्रॉस सेलिंग जो है सेल्स की जो है स्ट्रैटेजी है। तो इसको भी आपको समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों वो है हमारा वैल्यू ऑफ बायर। यानी कि अगर आप, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप 100 रुपये दे करके अगर आप
किसी कस्टमर को एक्वायर कर रहे हो, उसने आपसे प्रोडक्ट कर लिया, तो आपका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है हर बार नए कस्टमर्स ढूंढें, हर बार 100 रुपये खर्च करें, 100 रुपये आपने खर्च करे, न्यू कस्टमर। ठीक है, ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग में तो कभी ये भी होता है कि 100 रुपये, कभी 200 रुपये का, कभी 150 रुपये का, अलग अलग प्राइस है। फिर आपने 100 रुपये एक एवरेज मान के चले तो न्यू कस्टमर आपने फिर से खरीद लिया, फिर 100 रुपये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कॉस्ट स्टूवेशन ज़्यादा हो रहा है, और मान के चलो सबने आकर के जो है 500 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा, 500 रुपये, 500 रुपये, फिर इसने आया, इसने भी न्यू कस्टमर 500 रुपये, सब ने आकर के 500 रुपये का खरीदा। तो यहाँ पे आपको 100 रुपये में 400 का बेनिफिट हुआ, 100 रुपये में 400 का बेनिफिट हुआ, 100 रुपये में 400 का बेनिफिट हुआ। लेकिन आपने जो है बायर की वैल्यू को समझा, आपने समझा कि यार ये जो बंदा आया है मेरे लिए, फॉर एग्जांपल इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी। आपने समझा कि बी जो है, बी हमारे वेबसाइट पे गया, ठीक है, हम अगले पॉइंट पे भी आएंगे, तो आप समझोगे रीमार्केटिंग के बारे में। ठीक है, तो जब बी जो है, बी हमारे वेबसाइट पे गया, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बी हमारे वेबसाइट पे गया, ठीक है, बी हमारे वेबसाइट पे गया, उसने एक प्रोडक्ट खरीदा 500 रुपये का, ठीक है, उसने एक 500 रुपये का एक प्रोडक्ट खरीदा। उसके बाद आपने थोड़ा सा और कुछ इंटरेस्टिंग वहाँ पे शो किया, और फिर उसने जो है फनल, जो आपने प्रोडक्ट पेज बनाया, काफ़ी अच्छा बनाया, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आपने एक एडिशन शो करके उसको दे दिया। उसने 200 या 300 रुपये का उसने एक और प्रोडक्ट खरीद लिया, तो आपका जो टोटल जो सेल हुआ वो 800 रुपये का हुआ। कितने रुपए की कॉस्ट में? मात्र 100 रुपये की कॉस्ट में। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका जो फोकस होना चाहिए, ठीक है, आपका जो फोकस होना चाहिए वो हमेशा होना चाहिए आपका ओल्ड कस्टमर। ओल्ड कस्टमर यानी कि जिसने आपसे, अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट ला रहे हो, आप कोई भी नया प्रोडक्ट ला रहे हो, तो आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि आप ओल्ड कस्टमर को पकड़े, जो आपके पहले के कस्टमर से उनको पकड़े, अपने बायर के जो वैल्यू है उसको समझें। नए कस्टमर को लाने में आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी कि कैक, CAC, कैक जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, कैक बढ़ जाएगा, इसलिए हमें फोकस करना चाहिए कि हम अपने सीधे ओल्ड कस्टमर जो हमारे पास ऑलरेडी हमारे कस्टमर है, उनको ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, या किसी भी थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आप उन्हें रीच आउट करें और उनको दोबारा से लेकर के आए। वहाँ पे आपका जो है कैक कम होगा, और साथ ही साथ बेनिफिट है ना, बेनिफिट ज़्यादा हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखने की आपको ज़रूरत। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे ये डिपेंड करता है कि आपका ओल्ड कस्टमर आपके पास आएगा कि नहीं आएगा, और वो है प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। यानी कि आपके प्रोडक्ट से आपके कस्टमर को कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, आपके प्रोडक्ट से आपके कस्टमर को कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन जो होता है जिसके बेसिस पे सेल होता है, और कस्टमर एक्सपीरियंस जिसके बेसिस पे रिटेंशन आता है। ठीक है, प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन के बेसिस पे सेल होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस के बेसिस पे रिटेंशन होता है, यानी कस्टमर आपके पास दोबारा आता है। इन दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बीइंग अ मार्केटर, आपका फोकस होना चाहिए कि प्रोडक्ट को मैं किस तरीके से विजुअलाइज करूं। यानी कि अब आपने जो है किसी हैंडसम स्मार्ट आदमी को, आप किसी ई-कॉमर्स यानी किसी वॉच की कंपनी है, और उस वॉच की कंपनी के लिए आप किसी अच्छे मॉडल को हायर करते हैं, एक इन्फ्लुएंसर को अच्छे हायर करते हैं जिसने अच्छी खासी बॉडी है, या फिर अपने फोटोग्राफी, जब आप इमेजेस क्लिक कर रहे हैं, ग्राफिक्स बना रहे हैं, तो एक लग्जरियस फील दे रहे हैं उस इमेज के थ्रू। तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन सामने वाले के अंदर, जो भी आपका कस्टमर है उसके सामने जो है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन। जितने अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को जो है, क्या होता है ना, देखो इंसान जो है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंसान में हम सब क्या है ना, काल्पनिक दुनिया में जीना जो है ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि कल्पनाओं में ही, जो हमारी कल्पना होती है उसी में हमारा जो हम जो चाहते हैं, हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो हम पा पाते हैं।
ठीक है, क्योंकि असलियत में तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो जब इंसान काल्पनिक दुनिया में रहना पसंद करता है तो उसको वो सोच देनी पड़ती है कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो है ना आपको इस तरीके से बेनिफिट करेगा, इस तरीके से फिट बैठेगा। ठीक है, तो ये जब आप इमेजेस को, अलग अलग इमेजेस को देखेंगे, आप देखोगे कि तनिष्क की ज्वेलरी पहन करके एक बहू अपने सास के साथ खुश है। ठीक है, तो ये एक इमेज क्या शोकेस कर रहा है? रिलेशन, इंप्रूव इन द रिलेशन, इस तरीके की चीज को शो कर रहा है। तो एक इमोशनल कनेक्शन बनता है। मार्केटिंग में इमोशनल कनेक्शन बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन बनाना सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाया, ठीक है, अगर आपने जो है इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाया तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन जब आप करोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। सबसे पहला जो चीज़ है वो है कि जैसे मैंने बता दिया, कल्पना, क्या कहते हैं, थॉट्स, डिज़ायर्स, इन सारी चीज़ों को जो है आप फील कर रहे हो। सामने वाले के इन सभी जो है डिज़ायर्स, उसके थॉट्स को, उसके डिज़ायर को आप रियलिटी में शोकेस कर रहे हो। चीज़ों को जितना ज़्यादा आप रियल उसके सामने बनाओगे वो आपसे कनेक्ट होगा। मुझे पता नहीं आप लोगों को कितने चीज़ समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप इस चीज़ पे बहुत अच्छे से फोकस करोगे ना, प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन की कितनी अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता है, तब आपका जो है सेल काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। रिटेंशन यानी कि कस्टमर एक्सपीरियंस, गलत प्रोडक्ट मत बेचो, चाहे कुछ भी हो जाए, गलत प्रोडक्ट मत बेचो। सबसे पहले जो है प्रोडक्ट तो आप खुद समझो। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया है, उसके लिए मार्केटिंग करनी है, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही है, तो सामने वाले को बता दो कि भाई आपके प्रोडक्ट में ये चीज़ें दिक्कत है, इनको आप थोड़ा सा सुधारो। प्लस बेनिफिट जो है उनको सही तरीके से दिखाओ, और जो भी कौन से उनको भी सामने वाले को बताओ कि इसमें ये चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको इस तरीके से बेनिफिट करेगा। ठीक है, हालांकि वो सेल्स का पार्ट है, बट फिर भी रिटेंशन करने के लिए कस्टमर का एक्सपीरियंस आपको इंप्रूव करना ही पड़ेगा हर एक तरीके में। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों, वो है वेबसाइट इंटरफेस। वेबसाइट इंटरफेस यानी कि जब आपके वेबसाइट पे, आपके ई कॉमर्स बिजनेस के वेबसाइट पे कोई जाता है, तो आपका वेबसाइट उसका कितना अप्रोचेबल है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, कितना उसके साथ कनेक्ट कर रहा है, वो कितना उसको ईजी टू गो है, मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड है। उसको पता है कि हाँ यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये होगा, यहाँ पे ये बटन से, सारी चीज़ें जितना ईजी टू अंडरस्टैंड वेबसाइट का इंटरफेस होगा, यूज़र इंटरफेस जिसे हम कहते हैं, उतना ज़्यादा जो है कस्टमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा, प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन बढ़ेगा। कस्टमर एक्सपीरियंस यहाँ पे, तो वेबसाइट इंटरफेस, अगर वेबसाइट आपकी नहीं है अच्छी, तो आप ई कॉमर्स का जो भी बिजनेस हो रहा है उनको बोलिए, जो भी आपके पर्सन है, या आप खुद अगर वेबसाइट वाले हैं तो आप प्लीज़ अपनी यूज़र इंटरफेस को, वेबसाइट के यूज़र इंटरफेस को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि ज़रूरी है ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़े और वो आपकी वेबसाइट पे जो है रुके। यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं। जब आपका कोई क्लाइंट, जब कोई ट्रैफिक के थ्रू कोई क्लाइंट आया, ऐड के थ्रू, गूगल ऐड के थ्रू, फेसबुक ऐड के थ्रू कोई आपके वेबसाइट पे आया, तो ये कहा जाता है, या फिर एसईओ करने के बाद कोई आया तो वो ये कहा जाता है कि जो उसका प्रोडक्ट का इंटरेस्ट है, वो प्रोडक्ट पे क्लिक करके और ऐड टू कार्ट करने के बाद प्रोडक्ट को परचेस करने तक जो प्रोसेस है, जो टाइमिंग है, वो बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, मैं समझाता हूँ। जैसे वेबसाइट पे आया, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट और सीधे परचेस, बीच में ज्यादा दिक्कतें नहीं होना चाहिए, नो हैसल्स। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूं, नो हैसल्स, यानी 10 जगह उसे भटकना ना पड़े, उसे समझना पड़े यार ये बाय नाउ का बटन कहाँ है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का, ये चीज़ें उसको समझनी ना पड़े, उसको पता हो कि कहाँ पे क्या शोकेस हो रहा है। तो ये चीज़ को जब ये ईजी आप बना दोगे ना, तो सीधे परचेस पे जाओ। 2 बटन हमने रखा, हमने ऐड टू कार्ट का बटन रखा और बाय नाउ का बटन रखा। तो जब बाय नाउ का हमने बटन रखा तो उसने बाय नाउ पे क्लिक किया और सीधे परचेस करना गया, वहाँ पे डिटेल भरा, परचेस हो गया। ठीक है, पेमेंट करा। अब आप क्या कर रहे हो, पहले ऐड टू कार्ट, ठीक है, फिर 10 और चीज़ें, फिर कुछ और चीज़ें, फिर परचेस। तो जितना ज़्यादा आप लेंदी प्रोसेस बनाओगे, ठीक है, उतना ज़्यादा सामने वाले को दिक्कत होगा, और वो जैसे ही यूज़र का एक्सपीरियंस खराब हुआ वो
चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है वो है डायनेमिक रीमार्केटिंग। जी हाँ, सेल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायनेमिक रीमार्केटिंग। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट आपके वेबसाइट को उसने विजिट करा या फिर आपके फनल पेज को उसने विजिट करा, लेकिन उसको समझ नहीं आया और वो बैक हो गया। मतलब उसको लगा कि जो है प्रोडक्ट मेरे लिए नहीं है, या फिर उसको लग रहा है कि यार मान के चलो आपका कोई कोर्स है, जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, फनल पे मैंने डाला हुआ है, तो उसको लगा कि यार ये डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है ये मुझे पता नहीं यार कितना वैल्यूएबल है कि नहीं है, ये XYZ जो भी चीज़ है, तो वो चला गया। अब जैसे ही वो कहीं और जाता है और वहाँ पे एक यूट्यूब पे जाता है, मान के चलो यूट्यूब पे फिर से वो मेरा ही ऐड देखता है कि चलिए अगर आपको लगता है कि आप इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में कोई जो है बेनिफिट नहीं है, तो आपको जो है 100% रिफंड गारंटी मिलता है। अंकुर वारिको का ऐड अगर आप लोगों को याद होगा, तो अंकुर वारिको ने डायनेमिक रीमार्केटिंग का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करा। मैंने उनका ऐड देखा। अब पर्सनल तौर पर मैं बताता हूँ, मैं उनके फनल पेज पे गया, ठीक है, हम लोग भी इस तरीके के ऐड्स चलाते हैं, लेकिन डायनेमिक रीमार्केटिंग जो होता है ज़्यादातर जो है डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो अंकुर वारिको ने क्या करा, उनके वेबसाइट पे जैसे ही जाओगे उसके बाद बैक आया मैं इंस्टाग्राम अपनी स्टोरीज देखने लगे, और जैसे ही मैंने देखा तो दोबारा से उनका ऐड आया कि क्या हुआ, आप गए तो बहुत परचेज नहीं कर पाए। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि अगर आपको ये कोर्स मेरा पसंद नहीं आता है तो आपका पूरा पेमेंट मैं आपको रिफंड कर दूँगा, 100% रिफंड गारंटी है इस तरीके का। तो मैं उनके कोर्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ा, बस मैं आपको रीमार्केटिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स था, तो एक वो चीज़ है। तो डायनेमिक रीमार्केटिंग यानी रीचिंग पोटेंशियल क्लाइंट विथ ऑफर और डिस्काउंट, यानी कि ऑफर देना पड़ेगा। अगर आप अब ऐसे ही पहुंच जाते हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं यार, ले लो ना, तो ये नहीं कर पाओगे। आपको कुछ ना कुछ उनको ऑफर देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ऐड में क्या बोला कि चलिए अगर आपको पसंद नहीं आता तो आपको 100% गारंटेड, यानी उन्हें एक गारंटी का ऑफर दे दिया। तो उससे मेरा इंटरेस्ट आया, चलो यार चलो लेके देखते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको कहते हैं डायनेमिक रीमार्केटिंग, और ये सेल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चीज़ को हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी जब भी हम ई कॉमर्स मार्केटिंग, किसी भी ई कॉमर्स ब्रांड कंपनी के लिए मार्केटिंग करेंगे। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमने अपनी स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए क्या क्या एलिमेंट ज़रूरी है वो तो समझ लिए, लेकिन ये पूरे का पूरा मार्केटिंग जो है ई कॉमर्स की, वो किन टूल्स के बेसिस पर होगा वो समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला जो है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, सोशल मीडिया। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया ऐड नहीं चलाओगे, फिर फेसबुक गूगल एड्स नहीं चलाओगे, तो आप कैसे एड्स जो है क्लाइंट्स को लेकर के आओगे, मैं भी क्या कर रहा हूँ, कन्वर्जन कैसे करोगे। तो सेकंड जो है वो है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के साथ बाई चांस अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ गया, उसने इंटरेस्ट शो किया, पूरा कार्ड फिलिंग सब कुछ कर दिया, लेकिन परचेज नहीं करा, तो आप उसे जो है दोबारा ईमेल करके बता सकते हैं, भाई आपका कार्ट में ये प्रोडक्ट है, इस तरीके के मिल्स आते होंगे, या फिर उसने आपसे परचेज भी कर लिया, नए ऑफर्स कुछ आए हैं नए प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इन्फ्लुएंसर से जो है ब्रांड क्रिएट होगा, आपका प्रेजेंस बनेगा, ऑनलाइन प्रेजेंस, कि हाँ ये एक ऑथेंटिक ब्रांड है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू जो है आपकी ऑथेंटिसिटी क्रिएट होगी और आपके प्रोडक्ट में लोग इंटरेस्ट लेंगे। चौथा जो है दोस्तों वो है व्हाट्सएप में भी आप देखा होगा आप लोगों ने कि जो रिलायंस जो है अपने पुराने कस्टमर को, जैसे मैं उसका क्लाइंट हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑफर्स आते रहते हैं रिलायंस के, और भी काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो आपको व्हाट्सएप करेंगी आपके क्या कहते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि भाई हमारे पास ये ऑफर आया है, विंटर सीजन सेल है, समर सीजन सेल है। तो इन 4 ऐसे टूल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे तरीके हैं, काफ़ी सारे रास्ते, हम हर एक को समझेंगे अच्छे से, लेकिन 4 ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू जो है ई कॉमर्स की मार्केटिंग हो सकती है। आखिरी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, जो कि है एनालिसिस। दोस्तों आपका एज ए डिजिटल मार्केटर सिर्फ काम ये नहीं कि प्रोडक्ट सेल हो, आपका काम ये भी है कि जो आपका काम है, जो आपका बिजनेस है, जो भी प्रोडक्ट है, उसकी सेल होती रहे, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार बिक गया बस हो गया टाटा बाय बाय, नहीं,
होती रहे। तो वो कैसे होती रहेंगी? जब आप एनालाइज करोगे अपने कस्टमर्स को कि आपके एक्चुअल कस्टमर, क्योंकि क्या है, टारगेट ऑडियंस को आपने अपने बेसिस पे जो है सिलेक्ट किया कि भैया आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से किस तरीके का कस्टमर आपके प्रोडक्ट को सूट करेगा, ई कॉमर्स के जो जिसके लिए आप मार्केटिंग कर रहे हो उसके प्रोडक्ट को सूट करेगा। लेकिन धीरे धीरे जो है आपके कस्टमर्स जो हैं वो रिफाइन होते जाएंगे। जब रिफाइन होते जाओगे तो आप और स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस जो है वो बनता जाएगा, नैरो डाउन होता जाएगा और आप अपने परफेक्ट ऑडियंस के पास पहुंच जाओगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है, आप एनालाइज कर लोगे तो सेल्स के समझ लोगे कि मैं कहाँ पे लैक कर रहा हूँ, है ना, लैक, या फिर हम कह सकते हैं वीकनेस। आपके वीकनेस क्या क्या है, ठीक है, आप कहाँ सेल्स में कहाँ पे लैक कर रहे हो। प्लस जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है वो है कि फनल, है ना, सेल्स में ई कॉमर्स में हमेशा फनल जो है रिक्वायर्ड होता है। तो आपके फनल पे कहाँ पे जो है दिक्कत आ रही है, ब्रेक लग रहा है, कहाँ पर आकर के जो है क्लाइंट वापस लौट जा रहा है, इन सारी चीज़ों को आप समझोगे। कैसे समझोगे? एनालाइज करने के बाद कि कस्टमर कहाँ से आ रहा है, कौन सा प्लेटफॉर्म, गूगल में इन्हें ज़्यादा क्लाइंट लेकर के आ रहा है या फेसबुक में इन्हें ज़्यादा क्लाइंट लेकर के आ रहा है, और क्लाइंट आ रहा है तो रुक क्यों नहीं रहा, कौन सा क्लाइंट रुक रहा है, किस तरीके के लोग रुक रहे हैं, किसके साथ री मार्केटिंग करनी है, किसके साथ नहीं करनी है। इन सारी चीज़ों को जो है आप एनालिसिस के बेसिस पे ही समझ सकते हो। तो एनालाइज करना जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में रखा, क्योंकि जब सारी चीज़ें हो जाती है ना तो बैठ के यही चिंतन करना होता है कि आखिर राम ने रावण को मारा क्यों था। ये था हमारा वीडियो ई कॉमर्स मार्केटिंग के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी आने वाली वीडियो में हम समझेंगे कि किसी बिजनेस की मार्केटिंग किस तरीके से होती है, और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि अगर जो है सर्विस बेस्ड कंपनी है या फिर वो जो है ऑफलाइन मार्केटिंग करना चाहती है, लोकलाइज मार्केटिंग करना चाहती है, तो किस तरीके से मार्केटिंग हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को हम अपने आने वाली वीडियोस में समझेंगे। अगर आप इस बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के सीरीज़ को शुरू से फॉलो करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हमारे आई बटन में डाल दिया गया है। आपके माइंड में हो सकता है कोई ना कोई क्वेरी, कोई डाउट आया हो, तो आप उसको कमेंट में ज़रूर डालिएगा ताकि हम उसका आंसर आपको दे सकें, और आंसर जो है मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको दे दूँ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ना केवल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बल्कि मार्केटिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में मैं वीडियोस लेकर के आने वाला हूं। तो वीडियो हर संडे को शाम में 8 बजे आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की, हमारे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की, तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते।